हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। ये जो पेपर आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ये पेपर, इसका मेंटल एबिलिटी का जो सेक्शन है, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो को आपने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए उस पर। इसीलिए जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो उस पर मैं आपके लिए इसका अगला पार्ट भी लेके आऊँगा। तो इसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी के अलावा मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज करने वाले हैं इस पेपर का। ये देखो, मेंटल एबिलिटी का जो भी 40 क्वेश्चन जो भी सारे थे ना, वो हमने कर लिए हैं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक सभी प्रश्न जो है हमने हल कर लिए हैं। तो अभी हम लोग मैथमेटिक्स का सॉल्व करेंगे एंड साथ ही साथ लैंग्वेज का भी सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, एक एक क्वेश्चन देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। चूंकि मैथ्स का है, थोड़ा सा कहीं अगर टफ लगे तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से उसको समझना है और पूरा वीडियो एक बार में ही देख लेना है। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चूंकि बीच बीच में मैं कहीं कहीं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके लिए बताऊंगा, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स का जानना, है ना। चूंकि उससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और आप एग्जाम को बहुत ही ईजिली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि यदि x का 10% प्लस 60 का 20% बराबर 30 हो तो x का मान कितना होगा। सिंपल सवाल है बेटा। देखो x का 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का 10% मतलब क्या हो गया, x का 10% मतलब हो गया x इंटू 10/100, x का 10% हो गया, प्लस 60 का 20%, तो 60 इंटू 20/100 इज इक्वल टू गिवन हियर 300, सॉरी नॉट 300, इट्स 30। तो यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू 30, तो हमने लिख लिया सिंपली। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, सॉरी ये 60 इंटू होगा ना 60 का 20%, तो ये देखो 20 पंजे 100 और 5 से आप इसको काटोगे अगर तो 15 बार में कट जाए, 5 से आप काटोगे तो 12 बार में यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 12 पंजे 60, यानी x का 10%, तो 0 से 0 कट गया, x/10 हो गया ये। तो x/10 इज इक्वल x/10 एंड प्लस आपका ये जो है 12, यहाँ पे देखो ये 12 ऐड होगा ना, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 30। 12 इधर जा करके घट जाएगा, तो x/10 इज इक्वल टू 30 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 18 इंटू 10। ये जो 10 है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 10 इधर जा करके गुना हो जाएगा, तो 18 गुणे 10 बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ से x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 180। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर हम x को 180 मानते हैं तो 180 का 10% कितना होगा, 180 गुणे 10/100, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 180 का 10% अपने को निकालना है। तो 180 का 10% में एक 0 हटा दो, यानी 18 बचा, और 60 का 20% कितना हुआ, 12 हुआ, तो 18 + 12 बराबर 30 हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप अपने आंसर, आपका जो आंसर है वो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूँ और बढ़ता हूँ मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखो यहाँ पे, एक गतिमान वस्तु की गति 150 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसकी गति किमी प्रति घंटा में क्या होगी। अच्छा बेटा, ऐसे सवाल मैंने कई बार आपको बताए हैं। 150 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो याद करो, जब भी मीटर प्रति सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और जब हमें किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना होता है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब याद करो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ये मीटर है और ये किलोमीटर है, यानी छोटे को बदल रहे हैं बड़े में। किस में बदल रहे हैं, बड़े में बदल रहे हैं। तो जब बड़े में बदल रहे हैं तो बड़े को ऊपर रखेंगे, यानी कि 18/5। ठीक है, और जब छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, नहीं किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटे को ऊपर रखना है, यानी कि 5/18 से गुना करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 150 को अगर हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 गुणे 18/5, तो ये हो जाएगा 540 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट, ये वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा। अगला देखो,
आपसे ये पूछा जा रहा है बेटा कि इसमें से क्या घटाया जा कि परिणाम 150 आ जाए। अब ध्यान से देखो, दो हमारे पास तीन संख्याएं एक्चुअली, ये और ये वाला। कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए कि परिणाम, अपना रिजल्ट जो आ रहा है वो 150 आना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ सीधा सीधा जो ऑपरेशन दिख रहा है 15.5 माइनस 2.5, तो 15.5 में से अगर हम लोग 2.5 घटा लें तो 0.5 में से 0.5 गया, ये 13 बच गया, ठीक है 13। उस 13 को आप इसमें जोड़ लो, यानी कि इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो 13 प्लस 285.32, तो ये मिला करके कितना होगा, 13 प्लस 285.32, ये मिलाकर 5 3 8 8 1 9, तो 298.32, ठीक है। अब देखना ये है कि इसमें से हम लोग कितना घटा दें कि रिजल्ट हमें 150 मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली इसमें से तुम 150 घटा दो तो हमारा आंसर क्या होगा, 298.32 माइनस 150, सो 0.32 यहाँ पे रख देंगे, ये 8 हो जाएगा, 9 में से 5 जा 4, 2 में से 1 जाए 148.32, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। दो वस्तुओं की चाल क्रमशः ए किमी प्रति घंटा व बी किमी प्रति घंटा है। जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष चाल होगी। देखो हमने आपको बताया था बेटा, अगर दो चीजें एक डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमेशा जो स्पीड होती है वो रिड्यूस होती है, यानी कि घटती है, याद है आपको। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर जा रही है, एक वस्तु इधर जा रही है, तो स्पीड क्या होती है बेटा, बढ़ती है ना। आपसे कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही समान दिशा में गतिमान हो, तो एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों मान लो ट्रेन है या वट एवर इट में बी कार, इट में बी बस, ठीक है कुछ भी, तो ए माइनस बी अपना सापेक्ष यानी कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड विल बी ए माइनस बी। एक ही दिशा में चलने का मतलब ए माइनस बी, और अलग अलग दिशा में चलने का मतलब बोलो ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, कह रहा है कि 960 पर 18 मास का 9% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टाइम हमारा दिया हुआ है दैट इज गिवन इन द मंथ, मतलब ये महीने में दिया हुआ है, माह हमें दिया हुआ है, और हमारा जो ब्याज की दर दी गई है यहाँ पे वो दी हुई है वार्षिक ब्याज की दर, मतलब साल भर में ये 9% का ब्याज लगता है। तो हमें करना यहाँ पे ये होगा कि 18 मास है ना, इसको आप एक काम कर लो वर्ष में यानी कि ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। तो कितना वर्ष होगा, देखो 18 महीने का मतलब 1.5 ईयर हो गया, ठीक है। 12 महीने का हम सभी जानते हैं 1 साल होता है, तो 18 महीने का बेटा बोलो 18 महीना कितना साल हो जाएगा, 1/12 गुणे 18, तो ये हो जाएगा 1.5 ईयर। सिंपल सी बात है यार, देखो ये 12 + 6 इसको लिख सकते हो, 12 का मतलब 1 साल हो गया और 6 महीने का मतलब आधा साल हो गया, तो 1 साल और आधा साल मिला करके ये 1.5 साल हो गया। सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये 1.5 साल हो गया। अब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, डायरेक्टली वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू क्या करना है, प्रिंसिपल 100 + RT और बटे 100, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा कितना है बताओ, यहाँ से 960 है, और हमारा जो टाइम निकल के आ रहा है दैट विल बी 1.5 ईयर्स, ठीक है। तो 960 की जगह पे प्रिंसिपल रख दो, 100 प्लस जो रेट है, रेट हमारा 9% है, यहाँ से देखो रेट 9% इंटू जो टाइम है 1.5 लिखना है, अपॉन 100 कर देना है। सिंपली सॉल्व इट एंड विल गेट द आंसर। देखो लेट मी सॉल्व इट हियर, 15 9 135, तो ये 13.5 हो गया ये, और ये 100 और 13.5 113.5, तो 960 गुणे 113.5 और बटे 100 कर देना है। सिंपली बेटा आप इसको कैलकुलेट कर लेना, एंड वट एवर द आंसर इज दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 5 मीटर कपड़े का मूल्य, 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 265.5 है। तो 3 मीटर कपड़े का मूल्य, देखो जितना निकालना है उसको आप एक काम करो ऊपर रखो, 3 मीटर का निकालना है 3 को ऊपर रखो, 5 मीटर का मूल्य दिया हुआ है तो 5 को नीचे रख दो, और 5 मीटर का जितना भी वैल्यू दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 265.5 सीधा शॉर्ट टिक है, याद रख लेना। इसमें आपको टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। 5 से अगर मैं काटूं तो देखो 5 पंजे 25, 5 तिहाई 15, 5 इकन्ने 5, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 159.3, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, एक वर्गाकार पार के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार के एक तरफ की लंबाई 25 मीटर है तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी। वर्गाकार एक पार्क है, कुछ इस तरह का एक पार्क है, इसके चारों ओर तार लगाना है। तो जब कोई चीज़ चारों ओर लगानी होती है तो याद करो बेटा, हमने बताया था कि वी ऑलवेज कैलकुलेट पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप हम लोग निकालते हैं, ठीक है, परिमाप निकालते हैं। एक तरफ की लंबाई 25 मीटर है, यानी कि साइड दिया हुआ है, यहाँ पे भुजा दी हुई है कितनी, 25 मीटर, भुजा दी हुई है 25 मीटर। अगर साइड 25 मीटर है तो परिमाप क्या हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, परिमाप गुणे 4 गुणे भुजा होता है, ये बात हम सभी को पता है। तो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा 25 है, तो यानी कि 100 मीटर, तो इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक, 100 मीटर पेरीमीटर हो गया। तार की लंबाई इतनी तो हुई, परिमाप बराबर 100 मीटर, तो तार की लंबाई भी 100 मीटर ही होगी। लेकिन अगर सोचो आपसे ये पूछा होता कि खर्चा कितना आएगा, और खर्चे का कुछ यूनिट दिया हुआ था, कुछ रेट दिया हुआ होता, जैसे 1 मीटर का खर्चा है मान लो 5 रुपया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। अगर रेट दिया हुआ होता कि 1 मीटर का जो खर्चा है वो 5 रुपया है, तो आप बताओ कि खर्चा टोटल कितना आता। हमें ये तो पता चल गया भाई कि 100 मीटर जो है उसकी तार की लंबाई होगी, खर्चा कितना आता अगर 1 मीटर तार लगाने का खर्चा 5 रुपया, तो ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके, ठीक है। 46 देखो, 6 दिशावरी भैंसों का औसत मूल्य है इतना और 4 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य इतना है। सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, कुल मिलाकर के 6 अपने पास इस कैटेगरी की भैंसें हैं, दिशावरी भैंसें, और 4 इस कैटेगरी की भैंसें हैं। तो टोटल मिलाकर के 10 भैंस हो गई अपने पास, है ना। ये दोनों मिलाकर के ऑल दैट वी हैव इज 10 बफेलोस। तो 10 भैंस मैंने यहाँ पे लिख लिया, टोटल मिलाकर के वी हैव 10 बफेलोस, ठीक है। औसत मूल्य 6 का औसत मूल्य इतना है, यानी 6 का जो कुल मूल्य होगा, जो कुल प्राइस होगा 6 × 75,000, ठीक है। तो ये 000 हो गया भाई, 6 पंजे 30 को 0 हासिल, 3 6 7 42 3 45, यानी कि 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 रुपया जो है ये 6 भैंसों का जो है वो मूल्य है, और बाकी 4 भैंसों का औसत मूल्य तुम्हारा इतना है। तो 4 × अगर मैं 66,000 करूं तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी आई हैव रिटन हियर नॉट 66,000, दिस इज 6,06,000। चलो मैं 66,000 लिखता हूं। तो अगर मैं 66,000 यहाँ पे लिखता हूँ, 4 × 66,000, तो 000 ये हो गया। 4 6 को 24 को 4 हासिल 2, 4 6 को 24 2 26, यानी कि 2,64,000 हो गया। 2,64,000 बेटा ये 4 भैंसों का औसत मूल्य है, और 4,50,000 ये 6 भैंसों का औसत मूल्य है। मतलब औसत नहीं, ये टोटल प्राइस है, टोटल मतलब 6 का मिलाकर के कुल। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो सभी 10 भैंसों का औसत मूल्य मुझे पता चल जाएगा अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो, ठीक है। 4,50,000 एंड प्लस 2,64,000, तो 4,50,000 प्लस 2,64,000, सबको जोड़ने पर ही कितना आएगा, देखो 0 0 0 4 6 5 11 को 1 हासिल, 1 4 2 6 एक साथ 7,14,000 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे पास बेटा कुल मिलाकर के कितनी भैंसें हैं, टोटल बताओ मुझे, टोटल इज इक्वल टू 10 भैंसें हैं टोटल। बात सही है जी। तो 10 भैंस टोटल हैं, 10 भैंसों का जो टोटल मूल्य है वो 7,14,000 रुपए मुझे यहां पे दिख रहा है। तो भाई अगर 10 भैंस का टोटल मूल्य इतना है तो एक भैंस का मूल्य कितना होगा, इसमें 10 का भाग दे दो, और जब 10 का भाग दोगे बेटा तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि 1 0 यहां से कट जाएगा, और 71,400 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक। अगला क्वेश्चन, राज ने अपने खाते में 1,25,000 जमा किए, बाद में उसने अपने खाते से 35,425 निकाल लिए, उसके खाते में शेष रहा। यार इतना लल्लू क्वेश्चन बताओ, इतना चूरन सवाल नहीं कर सकते क्या तुम। इसमें से क्या करना है, आपको घटा देना है 1,25,000 एंड माइनस 35,425। ये मुझे होमवर्क में बताना, कमेंट सेक्शन में लिख करके, ठीक है। चलो, एक दुकानदार एक पेन ₹12 तथा 10 पेन ₹100 में बेचता है। यदि राधिका 22 पेन खरीदती है तो वह कितने रुपए दुकानदार को देगी। देखो, अब राधिका अगर बेवकूफ बालिका है तो ये क्या करेगी ना, 22 पेन जो है एक एक के हिसाब से खरीद लेगी। मतलब एक पेन 12 का है तो 22 × 12 ये कर लेगी, मतलब एक एक पेन खरीदेगी। मान लो तो एक पेन 12 रुपए का है तो 22 पेन 22 × 12 रुपए का हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन राधिका ने अगर डीडी सर से पढ़ाई की है तो वो क्या करेगी, वो सोचेगी भैया ऐसे अगर 10 पेन 100 रुपए में मिल रहा है तो इसमें मेरे को फायदा हो रहा है,
ठीक है, उसको खरीदना है 22 पेन, तो वो क्या करेगी, 22 पेन है ना, 10-10 के बंडल में बांट लेगी, तो 10-10 और +2, इन 10 पेन का मूल्य जो हो गया वो तो 100 रुपया हो गया, इसका जो 10 का दाम हो गया वो भी 100 रुपया हो गया, बाकी जो 2 बचे वो मतलब एक एक करके ले लेगी, तो 2 × 12 ये 24, एक पेन का मूल्य 12 रुपये है तो 12 दूना 24, तो 100 + 100 + 24, टोटलिंग आउट ऑल द 3 वी गेट 224, तो यानी कि टोटल जो प्राइस हो गया वो 224 हो गया, है ना बेटा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, पता है, जैसे कि एक एक अगर पेन बारी बारी से लें तो 12 दूना 24 को 4 हासिल दो, 12 दूना 24 और 2 26, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन द आंसर। मतलब देखो कि आपके लिए सब तैयार है, ये आंसर भी तैयार है और ये भी तैयार है। तो अगर आप गलती करोगे कि एक पेन का मूल्य आपने 12 लगा दिया और आपको 22 पेन खरीदना है, तो if you are doing 22 × 12 you'll get the answer 264 and this is the absolute wrong answer। ठीक है, तो ये नहीं होगा, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो भाई, तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर के 10 सवाल कर लिए मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो सभी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर आप लोग नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा अर्जुन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे जो आप देखते हो वो बहुत थोड़ा सा कंटेंट रहता है जिससे नवोदय निकालना बहुत ही मुश्किल है। ऐप के अंदर ऑर्गेनाइज कंटेंट आपको मिलता है, ऐप के अंदर आप टेस्ट दे सकते हो, ऐप के अंदर आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन है ऐप के अंदर, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाता है। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत ही कम प्राइस में, एकदम मिनिमम प्राइस हमने रखा है, सिर्फ 2000 के अंदर ये अर्जुन बैच का कंप्लीट एक्सेस आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको बताऊं कि टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, आपको जवाब मिलते रहेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम फंसता है तो आप उस ग्रुप में डाल सकते हो, है ना। टेस्ट सबसे जरूरी चीज है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे जिससे आप देख पाओगे कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कहां कहां पे वीक पॉइंट है। ये टेस्ट की सबसे खास बात ये है ना कि इसमें आपको एनालिटिक्स मिल जाता है, मतलब कि जहां पे आपके वीक पॉइंट्स हैं, जहां पे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ दिखाएगा, कहां पे आपने गलती किया है, कहां आपने किस सेक्शन में ओवरऑल आपने सही किया है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये अर्जुन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय का हमारा कोर्स है। आपको करना क्या होगा, द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और उसमें आप देखोगे ये अर्जुन बैच लिस्टेड है, वहां से आप इनरोल कर सकते हो। कोई जानकारी, अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर का, इस नंबर का यूज़ आप कर सकते हैं अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इस कोर्स के बारे में। तो बाकी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय 2024 देन वी हैव और अल्फा बैच, अर्जुन नवोदय अल्फा बैच, ये मॉडल पेपर की सीरीज़ है, तो ये भी हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट है हमारे पास, अगर आप 2024 की के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नवोदय अल्फा बैच है हमारा, वो भी सेम प्राइस में है, 2000 रुपीज़ के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। सैनिक अल्फा इज फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट दैट इज टू बी कंडक्टेड इन द सेशन 2024 एंड वी हैव 10 मॉक टेस्ट फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो यू कैन इनरोल इन द कोर्सेज एज यू वांट। चलो आगे बढ़ते हैं एंड अगले कुछ सवालों को लेते हैं, मतलब 10 और सवाल जो बचे हैं उनको लेते हैं, उन क्वेश्चंस को। उसके बाद मैं लैंग्वेज के भी सेक्शंस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, यदि किसी माह की 22 तारीख को शनिवार हो तो 2 सप्ताह 2 दिन पहले कौन सा दिन था। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए फालतू में 22 तारीख दिया हुआ है, अब तारीख से आपको कोई मतलब नहीं है, 22 हो 30 हो जो भी तारीख हो, कह रहा है 2 सप्ताह 2 दिन पहले। तो भाई मुझे पता है कि जब मैं एक एक वीक आगे बढ़ता हूं तो दिन रिपीट होते जाता है। जैसे आज अगर संडे है, एक सप्ताह बाद भी संडे होगा, एक सप्ताह पहले भी संडे होगा, ठीक है। तो 22 तारीख के 2 सप्ताह बाद भी शनिवार ही रहा होगा, क्योंकि 22 तारीख को शनिवार है, ठीक है। उससे 2 दिन पहले, तो शनिवार से 2 दिन पहले कौन सा होगा बेटा, शनिवार से 2 दिन पहले भाई शनिवार हो गया ये, उसके पहले शुक्रवार हो गया, और उसके एक दिन पहले शुक्रवार हो गया, दूसरे दिन पहले क्या हो गया, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार हो गया। सो द आंसर इज सो सिंपल, दैट इज द आंसर विल बी गुरुवार, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निकटतम 1000 तक सन्निकटित करने पर संख्या 12875 होगी। अब यहाँ पे आपसे कह दिया है कि निकटतम 1000 तक, ये कभी कभी आपसे कह सकता है निकटतम लाख तक, निकटतम सैकड़े तक, और तो और ये डेसिमल के बाद भी अगर आपसे कह रहा है सन्निकटित करने को, तो आपसे कहेगा 10वें तक सन्निकटित करो, आपसे कहेगा कि 100वें तक सन्निकटित करो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एंड आई हैव टॉट यू द कॉन्सेप्ट वेरी वेल इन द लेक्चर्स। सो अर्जुन बैच में आप देख सकते हो, उसको रिवाइज कर लेना अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। निकटतम 1000 तक कह रहा है ना,
12,875 है। ठीक है बेटा, 1000 की बात कर रहा है, यानी 1000 वाले को हम लोग 1000 वाले को पॉइंट आउट करेंगे। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 1000 वाला है। ठीक है, 1000 के प्लेस पे 2 है, इसके बगल वाले को देखेंगे, बगल वाला 8 है। 8 क्या 5 से ज्यादा है? खुद से सवाल करेंगे। हाँ जी 5 से ज्यादा है। तो अगर ये 5 से ज्यादा है तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 13,000 हो जाएगा। ऐसा सिंपल लॉजिक लगाओ ना। 12,875 है और 1000 तक सन्निकटन करना है आपको, यानी 1000 तक निकटतम मान निकालना है। तो ये 12,875 जो है आपका, ये 13,000 के ज्यादा करीब है या 12,000 के ज्यादा करीब है? दो चीज में आपको डिसीजन लेना है, 12 या 13। 12,875 है ना, तो 875 ज्यादा है 12 से, समझ रहे हो? तो यानी कि ये 13 के ज्यादा करीब हो रहा है। 125 सिर्फ और हम जोड़ दें तो 13 पहुंच जाएगा ये, यानी कि 13,000 के ज्यादा करीब है। तो सिंपल सा सवाल है बेटा 13,000। इसका रूल मैंने बहुत ही बाकायदा आपको बताया हुआ है कि क्या करना है। जैसे 1000 तक सन्निकटित करने की बात कर रहा है, तो 1000 के प्लेस पे कौन है? 2 है। उसके बगल वाले को देखेंगे, बगल वाला 8 है। 5 या 5 से ज्यादा होगा अगर, तो 2 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये 13,000 हो जाएगा। द आंसर विल बी 13,000। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये देखो एकदम लल्लू सा सवाल। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप इनमें से किसको सॉल्व करेंगे? अरे यार इसको नहीं कर सकते क्या? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। बहुत अच्छे से आपने अगर कंप्लीट किया है तो आपको पता होगा बेटा, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से बताओ। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, 54 देखो। एक दुकानदार ने 50 किलो दाल से भरी एक बोरी 1800 में खरीदी तथा उसे दुकान तक ले जाने में 200 रुपया मजदूरी पर खर्च किए। यदि दुकानदार 45 रुपया प्रति किलोग्राम से दाल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? 50 किलो की बोरी उसने 1800 में खरीदा। ठीक है बेटा, देखो लेकिन उसका खर्चा कितना हुआ ये भी तो देखो। 1800 में खरीदा और 200 रुपए उसने मजदूरी पे खर्चा कर दिए, तो टोटल मिला करके भाई 1800 प्लस 200 कितना हो रहा है? टोटल मिला करके उसने 2000 खर्च कर दिए। यानी हम ये मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस फॉर दैट शॉपकीपर इज 2000 रुपीज। देखो जितने में खरीदा उससे ही मतलब थोड़ी ना है भाई, 2000 ले जाने में भी तो खर्चा किया ना, तो 2000 रुपया टोटल उसने खर्चा किए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 45 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से दाल वो बेचता है। टोटल उसके पास कितना किलो दाल है? तो उसके पास है बेटा 50 किलो दाल है। 45 के हिसाब से बेचता है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? द सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 50 इंटू 45। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया? 45 दूना 90 हो गया। 90 एक मिनट देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका 5 × 25 = 25 को 5 हासिल 2, 5 × 20 2 22 200, ये हो गया 2250। यानी 2250 रुपए में उसने बेचा। सेलिंग प्राइस इज 2250 एंड उसने खरीदा था 2000 रुपए में। ध्यान देना, ये 1800 के चक्कर में मत पड़ना। उसने खरीदा बेटा 2000 रुपए में था। क्यों? क्योंकि 200 रुपए उसको मजदूरी में भी खर्चा करना पड़ा। तो आपको क्या करना है, अगर आप सीधा देख रहे हो ना यहाँ पे कि 2250 में उसने बेचा एंड उसने खरीदा था कितने में? उसने खरीदा था 2000 में, यानी यहां पे उसको लाभ हो रहा है 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दिख रहा है आपको प्रॉफिट 250 रुपए का? अच्छा जी, 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए में? परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है। तो अगर मैं प्रतिशत प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, प्रतिशत लाभ निकालना चाहता हूं, 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए के ऊपर? 2000 रुपए के ऊपर, इंटू 100 कर देंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। सिंपल सा सवाल हो गया। 00 से 00 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे तो 12.5% ऑफ प्रॉफिट ही गॉट। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ? 12.5% का उसको लाभ हो गया। आंसर कौन सा होगा बोलो? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटियां क्रमशः 3, 5 तथा 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे पहली बार एक साथ 9 बजे बजी तो बताइए तीनों घंटियां अगली बार कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। देखो एलसीएम का सीधा सीधा सवाल है। 3, 5 और 10 मिनट के अंतराल पे ये तीनों घंटियां बज रही हैं। तो अगर ये टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंतराल पे बज रही हैं, तो 3, 5 एंड 10 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। So let's solve the problem and let's calculate the LCM of the given number 3, 5 and 10 का।
3, 5 और 10 का, चलो भाई निकाल लेते हैं 3, 5 और 10 का। वैसे सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, इसका एलसीएम तो 30 होगा, बट फिर भी मैं आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूँ। 3, ये 3 एक 3, ये 5 और 10 तो कटेगा नहीं, सो लेट्स डिवाइड बाई 5। सो 1, 5 1 5, 5 2 10, लेट्स डिवाइड बाई 2, तो 1 1 1, तो 5 3 15 दूना 30, एलसीएम विल बी इक्वल टू 30। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 30 मिनट बाद वो घंटियाँ फिर से एक साथ जो है बजेंगी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलो। अच्छा आप देखो कि मैंने किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा पेज का यूज नहीं किया। जो भी थोड़ी बहुत जगह है ना क्वेश्चन के आसपास, उसी में मेरा सवाल सॉल्व हो जा रहा है। कैसे? मैं शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर रहा हूं, और इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को आपको सीखना है। आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। देख रहा हूं ना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, वहीं पे हो जा रहा है। जबकि नीचे जो रफ वर्क के लिए एक कॉलम दिया हुआ है, कच्चे कार्य के लिए जगह, ये भी मैं यूज नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करते चलोगे तो हो जाएगा बेटा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यू ऑल नो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। कम से कम जितने 50 मॉडल पेपर ऐप के अंदर दिए हुए हैं उनको तो सॉल्व कर ही लो। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 6 तथा 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? 6 तथा 7 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 6 एंड 7। 6 एंड 7 का हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं बेटा? 7 एक अभाज्य संख्या है, मतलब गुरुजी ने बताया कि अगर अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, तो एलसीएम जो होता है वो गुणनफल हो जाता है। तो 6 से 42, यानी एलसीएम बेटा 42 हो गया। ठीक है, एलसीएम 42 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर इनका एलसीएम मेरे को मिल गया है, एलसीएम इज इक्वल टू 42, देन जस्ट वन स्टेप इज लेफ्ट, दैट इज वी हैव टू डिवाइड 100 बाई 42। तो 42 से डिवाइड कर दो, 42 दूना 84 हो गया। भाई साहब आंसर आ गया। वी डोंट नीड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है भैया, तुम्हारी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो तुमको हमने भगा दिया। ठीक है, अब बचा हमारे पास ये कोशेंट, जो कोशेंट है वो 2 है, तो 2 हमारा आंसर हो गया। यानी 100 प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो कि 6 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी, बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 6 से डिविजिबल होंगी, बट देयर आर ओनली 2 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई बोथ 6 एंड 7, मतलब जो दोनों से डिविजिबल हों, 6 और 7, इन दोनों से डिविजिबल होने वाली संख्याएं सिर्फ 2 हैं। 57 देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 9 का उभयनिष्ठ गुणज नहीं है? अच्छा, उभयनिष्ठ गुणज का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जो भी गुणज का मतलब, सबसे पहले ये हिंदी इंग्लिश में देखो मल्टीपल होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो, तो जो भी मल्टीपल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। तो चेक करते हैं। 96 बेटा 4 से डिविजिबल है पर 9 से नहीं है। 108 की अगर मैं बात करूं तो 4 से डिविजिबल है, क्या 9 से है? हाँ बिल्कुल है। 36 9 4 दोनों से डिविजिबल है। 72 9 4 दोनों से डिविजिबल है। 96 एक ऐसा नंबर है हमारे पास जो कि 4 से तो डिविजिबल है बट इट्स नॉट डिविजिबल बाय 9, यानी कि यह एक ऐसी संख्या है जो 4 तथा 9 का उभयनिष्ठ गुणज नहीं है। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। सो 96 इज नॉट ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9। इसको आपको कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम नीचे का निकाल लेना है। तो नीचे का एलसीएम निकालोगे, इफ यू फाइंड आउट द डिनोमिनेटर्स, इफ यू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स विल गेट 24। ठीक है, तो 4 8 और 12 का जो एलसीएम हो गया वो 24 हो गया। अब बेटा 4 से भाग दो 24 में, 4 6 का 24 ऊपर 6 रखा। 8 से भाग दो 24 में, 8 3 का 24 ऊपर 3 रखा। 12 से भाग दो 24 में, 12 दूना 24 ऊपर 2 रख दिया। 3 माइनस 2 1 और 6 प्लस 1 जो हो गया अपना 7 हो गया। 7/24, दैट विल बी, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल। देखो ये अच्छा सवाल है भाई, इसको आप सभी को सॉल्व करना है बेटा, इसको मैं नहीं बताने वाला। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओगे। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व करोगे आप सभी। ये समय और कार्य का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन नोट इट डाउन इन योर इंपॉर्टेंट नोटबुक। ठीक है, इसको आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे मुझे। अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो हमें पता है अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। 2 3 5 7 11। तो बेटा 2 जो है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी संख्याएं जो हैं वो 1 अंक की अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो है 11 सबसे छोटी। ठीक है, तो 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखो कितने कम समय में हमने मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया। आपको भी यही स्पीड पकड़नी है और ये स्पीड आएगी तब जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी लैंग्वेज का सॉल्व करते हैं बेटा, या एक काम करें, अभी लैंग्वेज का इसमें ना करें क्या? चलो लैंग्वेज का नहीं करते अभी, मैं आपको दिखा देता हूं। एक काम करना, लैंग्वेज का
पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा ये। आप सभी को लैंग्वेज का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। जो सारे के सारे 20 क्वेश्चन टोटल होंगे ना लैंग्वेज का, ये जो हिंदी का है उसका आप सभी को जवाब देना है। बाकी अगर आपकी डिमांड रही और इस पर भी व्यूज़ अच्छे गए तो मैं लैंग्वेज का भी आपसे सॉल्व करा दूंगा। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले अलग अलग ही करवाते हैं। मेंटल एबिलिटी का अलग मैंने कराया, फिर ये मैथ्स का अलग करा रहा हूँ। अगर आप सभी ने सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छा इसमें व्यू लेकर आ रहे हो, आप शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, तो मैं लैंग्वेज का भी करा दूंगा साथ ही लगे हाथ। और अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा तो मैं अगला मॉडल पेपर लेके आऊँगा जिसमें मैं ऑल द 3 सेक्शन, सभी 3 सेक्शंस में कराने वाला हूँ। यानी कि मैथमेटिक्स प्लस मेंटल एबिलिटी एंड प्लस लैंग्वेज, ये सभी मैं कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा वीडियो को अच्छे से, ताकि सबको पता चले एंड व्यूज़ अच्छे जाए। 100K का टारगेट इस पर भी रखते हैं। अगर 100K व्यू आ जाते हैं बेटा तो मैं एक पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेके आऊँगा, बिल्कुल ऐसा हूबहू। चलो खैर, अभी मैं लैंग्वेज का पैसेज आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से देखो। ये अनुच्छेद 1 है, ये अनुच्छेद 1, ये पैसेज 2। इसके क्वेश्चंस भी देख लो, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छा आप लोग बहुत कहते हो बेटा ना कि मास्टर मेरे को दिल नहीं देता, तो जो बच्चे ये सारे 20 जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सभी को एक हार्ट मिलेगा, मतलब उन सभी के कमेंट को एक दिल दिया जाएगा मास्टर की तरफ से, ठीक है। तो आप सभी को ये 10 क्वेश्चंस एंड अगले 10 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन जो ये लैंग्वेज के हो रहे हैं, एंड ऑल द होमवर्क दैट आई हैव गिवन इन द ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है, वो सभी आपको कमेंट सेक्शन में एक साथ लिखना है। ध्यान रखना, एक साथ लिखना है, ये वाला और ये देखो, ये दूसरा यानी कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फाइनली इसके क्वेश्चंस देख लो। आप इनके क्वेश्चंस देख लो, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। और लास्ट में तुम्हें डायलॉग तो पता ही है भाई, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लिख दो भाई, वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया, लिख दो वाह गुरुजी वाह, इस तरीके से लिख दो कि मज़ा आ गया, ताकि मुझे पता चले कि कम से कम मेरे बच्चे यहाँ तक देखे हैं वीडियो, है ना। चलो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उसमें मॉडल पेपर में। बाकी तुम अपना काम करो, मास्टर अपना काम कर रहा है। शेयर करना बहुत ही अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।